नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। राजस्थान के कई जिलों में गत 1-2 दिन से मौसम में परिवर्तन हुआ है। कई स्थानों पर बारिश के साथ ही ओले गिरे, जिसके कारण खेतों में कटी हुई गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। चित्तौड़गढ़ में भी 1-2 दिन से बारिश के आसार बन रहे थे। हालांकि बारिश तो नहीं हुई, लेकिन शनिवार दिन भर आकाश में बादल छाए रहे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहती है गंभीरी नदी, और इस गंभीरी नदी को चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी भी कहा जाता है। जहां गणपति विसर्जन के साथ ही जब रेवाड़ियों का कार्यक्रम होता है, राम रेवाड़ियों का जुलूस निकलता है, तो ठाकुर जी को इसी गंभीरी नदी में नहलाया जाता है एवं समय समय पर अन्य कई धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम भी इस गंभीरी नदी के तट पर आयोजित होते रहते हैं। लेकिन गंभीरी नदी का हाल यह है कि शहर का गंदा पानी इस गंभीरी नदी में न केवल मिलता जा रहा है, बल्कि जल कुंभी एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद न तो प्रशासन द्वारा और न ही अन्य किसी द्वारा इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरती है गंभीरी नदी, और इस गंभीरी नदी को चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी इसलिए भी कहा जाता है कि इसे काफ़ी पवित्र माना जाता है। एवं इसी गंभीरी नदी पर समय समय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने के साथ ही गणपत प्रतिमाओं का विसर्जन भी गंभीरी नदी में ही किया जाता है। राम रेवाड़ियों का जब जुलूस शहर से निकलता है तो सभी राम रेवाड़ियाँ गंभीरी नदी पहुँचती है और वहीं पर ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। लेकिन इसी गंभीरी नदी में चित्तौड़गढ़ शहर का गंदा पानी कई दिनों से आकर मिल रहा है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन के साथ ही जिम्मेदार विभाग को भी है। लेकिन इसके बावजूद इसके लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए, जबकि लाखों रुपए गंभीरी नदी के नाम पर प्रतिवर्ष खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन हाल यह कि चित्तौड़गढ़ शहर का जो गंदा पानी है वह एक नाले के माध्यम से गत कई समय से गंभीरी नदी में मिल रहा है। एवं एक और जहाँ यह गंभीरी नदी इस गंदे पानी के कारण प्रदूषित होती जा रही है, वहीं गत कई समय से इस गंभीरी नदी में जल कुंभी का तेजी से विकराल रूप धारण होता जा रहा है। एवं इस जल कुंभी में आए दिन कई मवेशी भी विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। जल कुंभी के बारे में कहा जाता है कि यह काफ़ी तेज़ी से फैलती है और इस दलदल में यदि कोई चला जाता है तो उसका बाहर निकलना काफ़ी अधिक मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण कई बार जो मवेशियों के मालिक है एवं वह ध्यान रखते हैं कि उनके मवेशी इस गंभीरी नदी के आसपास विचरण नहीं करें। लेकिन इसके बावजूद आए दिन कई मवेशियों को इसी गंभीरी नदी के उस स्थान पर विचरण करते हुए देखा जा सकता है जहाँ की जल कुंभी का तेज़ी से फैलाव हो रहा है। और जिला प्रशासन एवं जिम्मेदार विभाग ने शायद यह सोच लिया है कि गर्मी का मौसम समाप्त होने के पश्चात जुलाई महीने में जब बारिश दस्तक देगी तो उस समय तेज बारिश के साथ यह जल कुंभी जो फैलती जा रही है वह भी पानी के तेज बहाव के साथ अपने आप आगे चली जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि बारिश द्वारा दस्तक देने तक इस जल कुंभी का जो विकराल रूप धारण होगा उसका खामियाजा क्या आने वाले दिनों में लोगों को भुगतना पड़ सकता है या यहाँ पर विचरण करने वाले मवेशियों को भुगतना पड़ सकता है, यह तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। लेकिन यह अवश्य कि कम से कम गंभीरी नदी को लेकर जिला प्रशासन किसी भी तरह से गंभीर नहीं है। एवं जगह जगह गंभीरी नदी में काई का फैलाव भी होता जाता है। कई पर्यटक इसी गंभीरी नदी पर स्थित गंभीरी पुलिया से होकर ही गुजरते हैं। चित्तौड़ दुर्ग पर तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा दुर्ग को पॉलीथीन से मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया और संकल्प भी लिया गया कि दुर्ग को कम से कम पॉलीथीन से मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि यह अभियान पूरा नहीं हो सका,
बीच में ही अधूरा रह गया एवं प्रसाद बेचने वाले व्यापारियों ने भी इस अभियान का विरोध किया, जिनका कहना था कि वह प्रसाद जो बेचते हैं वह पॉलीथीन की थैलियों में ही बेचते हैं। लेकिन इसी स्थान पर यानी कि दुर्ग पर कालिका माता मंदिर के समीप कपड़े की थैली के लिए नगर परिषद की ओर से एक मशीन लगाई हुई है, जिसमें 5 रुपए का सिक्का डालने पर कपड़े की थैली अपने आप बाहर निकल आती है। लेकिन हालत यह कि एक बार मशीन लगाकर इतनी श्री कर दी गई। गत कई दिनों से यह मशीन बंद पड़ी हुई है। जब संबंधित विभाग ही इस ओर जागरूक नहीं है तो आखिरकार लोगों को इसके लिए किस तरह जागरूक किया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन जिला कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा नगर परिषद के सहयोग से ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग पर गत दिनों जोर शोर से एक अभियान चलाया गया था कि चित्तौड़ दुर्ग को पॉलीथीन से मुक्त करवाया जाएगा। इसके लिए कालिका माता मंदिर के आसपास प्रसाद बेचने वालों के यहाँ से बड़ी मात्रा में पॉलीथीन की थैलियाँ भी जब्त की गई थी एवं समय समय पर यह कार्रवाई की जाती रही, लेकिन यह अभियान सफल नहीं हो पाया। और इस अभियान से पहले चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा कालिका माता मंदिर के समीपी और जहां की प्रसाद की दुकानें लगा करती थी वहां पर एक मशीन भी लगाई गई हुई है, जिसमें 5 रुपए का सिक्का डाले जाने पर कपड़े की थैली ऑटोमेटिक इस मशीन से बाहर निकल आती है। लेकिन यह क्लॉथ बैग वेंडिंग जो मशीन है वह गत कई दिनों से बंद पड़ी हुई है। इस मशीन का जो स्विच है वही बाहर निकला हुआ है या निकाल दिया गया, ये तो वह लोग जाने जिनके द्वारा यह कदम उठाया गया होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आए दिन जिला प्रशासन से संबंधित अधिकारी नगर परिषद के अधिकारी प्राचीन और प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आते हैं, तो क्या उनकी नज़र इस मशीन की ओर नहीं जा रही है कि यह मशीन ही जब उपयोग में नहीं लाई जा रही है और यह अनुपयोगी साबित हो रही है तो आखिरकार ऐसी मशीन लगाने का औचित्य क्या। न केवल चित्तौड़ दुर्ग पर बल्कि चित्तौड़गढ़ की मुख्य सब्जी मंडी में भी इसी तरह की मशीन लगाई गई थी, लेकिन वहां भी यह मशीन काम नहीं कर रही है और इस तरह की मशीनों के नाम पर नगर परिषद द्वारा हजारों रुपए खर्च कर दिए गए। जब नगर परिषद ही ऐसी मशीनों को लेकर जागरूक नहीं है तो आम लोगों से पॉलीथीन थैलियों को लेकर जागरूकता किस तरह लाई जा सकती है। राजस्थान में केवल 175 दिन पहले गठन हुआ NTF। जी हाँ, यह खास तौर पर नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी जिस तरह राजस्थान में फैलती जा रही है, जिस तरह इसका जाल फैलता जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों द्वारा जिस तरह कई लोगों को इस नशे में धकेला जा रहा है, उसी के लिए इसका गठन किया गया और बागडोर संभाली इसकी पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार। जी हाँ, वही विकास कुमार जो कि पहले चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं एवं जब चित्तौड़गढ़ में वह पुलिस अधीक्षक के रूप में काम करते थे तो उस समय अपराधियों में उनके मन में जो है काफी अधिक खौफ छाया रहता था। चित्तौड़गढ़ में भी रहते हुए विकास कुमार द्वारा नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसा गया, कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जिस विभाग में भी विकास कुमार गए वहां उन्होंने अपनी सफलता का डंका बजाया और अब इस विभाग में जाकर 175 दिनों में ही उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर नशे के कई तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे न केवल पहुंचा दिया बल्कि कई बड़ी बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम करने में सफल रहे। इसके पीछे जहां उनका नेतृत्व रहा वहीं उनकी टीम भी रही। बताते हैं आखिरकार 175 दिनों में किस तरह इस विभाग द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 75 दिनों में 258 कार्रवाइयों को अंजाम देकर ANTF ने एक नया कीर्तिमान गढ़ा है। T20 की सी रफ्तार में 145 के औसत से प्रतिदिन 1.45 कार्रवाइयाँ करते हुए 258 कार्रवाइयों के कीर्तिमान का अंबार गढ़कर ANTF लगातार तेजी से अपनी मंजिल नशामुक्त राजस्थान की ओर बढ़ रही है।
अब तक की गई कार्रवाइयों का अनुमानित मूल्य करीब 563 करोड़ रुपए है, जो सिर्फ 175 दिनों की कार्रवाइयों में 563 करोड़ रुपए की कार्रवाई, यह एक बड़ा रिकॉर्ड है, एक बड़ा कीर्तिमान है। जैसा हम सबों को विदित है कि एएनटीएफ की 18 चौकियां राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं, जो संवेदनशीलता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध करके कार्यरत की गई हैं। एक थाना और एक मुख्यालय है। मुख्यालय की टीम जयपुर में है और 18 चौकियां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हैं। चौकियों के द्वारा मानवीय सूचना का संकलन और ऑपरेशन को जमीन पर धरातल पर मूर्त रूप प्रदान करने की कार्रवाई की जाती है। मुख्यालय की तकनीकी शाखा, करीब 1 दर्जन व्यक्तियों की तकनीकी शाखा उस आसूचना का विदोहन करके उसको ऑपरेशनल बनाना, अभियान मूलक बनाना और फिर अभियान का नेतृत्व, मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देने का कार्य मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। अब तक एएनटीएफ ने अपने गठन के बाद से 25,000 और उससे ज़्यादा के दुर्दांत, कुख्यात, वांछित नशे के स्वयंभू सरगना, जहर के सौदागरों, मुख्य सूत्रधारों पर कार्रवाई की जा चुकी है। करीब 6 अलग अलग राज्यों से 44 दुर्दांत तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें विशेष रूप से एमडी के मुख्य सूत्रधार, जिनको ऑपरेशन विषाणु बाहु चलाकर, ऑपरेशन जेंटलमेंटल चलाकर, ऑपरेशन 7th हेवन चलाकर, ऑपरेशन जिंजर लायन चलाकर, ऑपरेशन मदानिश चलाकर, ऑपरेशन मदाभृत चलाकर पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों से इन तस्करों को गिरफ्तार करके करीब 11.5 लाख रुपए के इनामी तस्कर एएनटीएफ ने अब तक गिरफ्तार किए हैं। इसी तरीके से करीब 210 से ज़्यादा कार्रवाइयों में 227 किलो अफीम, 10,000 किलो से ज़्यादा डोडा चूरा, 265 किलो गांजा, 8 किलो एमडी, 18,000 से ज़्यादा गांजे के पौधे, 8 लाख से ज़्यादा अफीम के पौधे, करीब 30,000 टैबलेट, करीब 500 ग्राम एमडीएमए के विभिन्न राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करने में और सफलता हासिल करने में एएनटीएफ की टीमों को सफलता मिली है। अब तक एएनटीएफ के गठन के बाद करीब 2 दर्जन एमडी की फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें से 6 में प्रत्यक्ष रूप से एएनटीएफ ने कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें जालौर में अत्याधुनिक स्वचालित फैक्ट्री भी शामिल है। इसी तरीके से राज्य में अफीम और गांजे की खेती के विरुद्ध गाज गिराती हुई एएनटीएफ की टीमों ने करीब आधा दर्जन कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें ऑपरेशन अंतःस्फोट, ऑपरेशन गांजार्जन, ऑपरेशन शस्य विषम चलाकर उदयपुर, जालौर, भीलवाड़ा, बालोतरा, झालावाड़ जैसे जिलों में बहुत दुर्गम, पहाड़ी, बीहड़, जंगली स्थलों पर अफीम और गांजे की खेतियों पर एएनटीएफ की टीमों ने लगातार कुठाराघात किया है। इन सभी कार्रवाइयों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संपूर्ण भारत को नशा मुक्त भारत बनाने की योजना में राजस्थान अगुवा बनकर सबसे आगे चल रहा है और अपनी कार्रवाइयों के दम पर नशे के स्वयंभू सौदागरों, जहर के व्यापारियों और मादक पदार्थों के काले कारोबारियों पर लगातार कुठाराघात करते हुए, उनको ध्वस्त करते हुए, उनमें अफरा तफरी और दहशत का माहौल बनाने में एएनटीएफ की टीमें पूर्णतया सफल हुई हैं। राज्य पुलिस, राजस्थान पुलिस, सिस्टर इकाइयाँ और एएनटीएफ मिलकर बहुत जल्दी राजस्थान को पूर्णतया नशा मुक्त करने की दिशा में अग्रसर होंगी। यह मील का पत्थर स्थापित करेंगी और पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के अलग राज्यों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हुए पूरे भारत से नशे को मुक्त करके अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को नशा मुक्त, निर्मल, स्वच्छ और स्वस्थ भारत, जो सिर्फ विकास की दिशा में, समृद्धि की दिशा में और विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर होगा, उसके लिए यह गिलहरी योगदान राज्य की नवगठित एएनटीएफ की टीम की तरफ से किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं लोगों का साथ इसी तरीके से मिलता रहेगा, टीम का मनोबल इसी तरीके से ऊंचा रहेगा और हम सब मिलकर एक मिलकर 11 बनकर राज्य से इस नशे के महादानव का पूर्णतया विनाश करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वरिष्ठ नागरिक राजस्थान का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन शनिवार से चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आरंभ हुआ। पहले दिन
विभिन्न भामाशाहों का सम्मान किया गया एवं इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस अधिवेशन में जो वरिष्ठ नागरिक भाग लेने आए हैं उनके द्वारा ही यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और किसी मंझे हुए कलाकारों की तरह इन वरिष्ठ नागरिकों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसने समा बांध दिया। इस दौरान ऑडिटोरियम खचाखच भरा रहा, जबकि मुख्य कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के सभी विधायक, सांसद आदि को आमंत्रित किया गया है। वरिष्ठ नागरिक संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष भंवर सेठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र सरकार ने पहले जो कई सुविधाएं दे रखी थी वह सुविधाएं अब बंद कर दी गई, जिसको लेकर लगातार वरिष्ठ नागरिक संस्थान की ओर से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी ध्यान इस बारे में आकर्षित किया जा चुका है एवं प्रांतीय अधिवेशन के दौरान रविवार को इस बारे में एक प्रस्ताव भी पारित कर सरकार को भिजवाया जाएगा। इस अधिवेशन में भाग लेने आए सभी वरिष्ठ नागरिकों के हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खास तौर पर रेलवे द्वारा जो सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों को मिला करती थी वह सुविधाएं भी अब बंद हो गई। चित्तौड़ दर्शन द्वारा उनसे बातचीत की गई और यह जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार इन दिनों या इस समय किस तरह वरिष्ठ नागरिकों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सर, पहली बार चित्तौड़गढ़ में प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है, बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक भाग ले रहे हैं। सबसे पहले कि क्या कहना चाहेंगे चित्तौड़गढ़ की मेजबानी को लेकर? चित्तौड़ के हमारे संगठन ने बहुत बड़ी तैयारी की है। वैसे पिछले अनेक वर्षों से जब से वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान बना है, हम प्रतिवर्ष किसी न किसी जिले में इसका आयोजन करते हैं। लेकिन इस बार चित्तौड़ वालों ने संगठन के सारे हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, साथी हैं, उन सब का तन मन धन से इसमें सहयोग रहा है। और आज का जो कार्यक्रम देखा उसमें अति उत्साह मुझे नज़र आया और इस कारण से उन सब लोगों को हमने सम्मानित किया जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया। संपूर्ण राजस्थान से सभी जिलों से यहाँ प्रतिनिधित्व हो रहा है और कल हमारा जो कार्यक्रम है उद्घाटन समारोह होगा, उसमें माननीय गौतम जी दत्त और कुछ राजनीतिक प्रतिनिधि और कुछ प्रशासनिक अधिकारी उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। वरिष्ठ नागरिक संस्थान की अनेक समस्याएं हैं, उसके ऊपर उसमें चर्चा होगी और ख़ास तौर से ऐसे बुजुर्ग साथी हैं जो घरों में अकेले हैं। 57% लोग जो है आज वरिष्ठ नागरिक जो है अकेले हैं, तो उन लोगों की देखभाल करने का जो दायित्व है वो हमारा है। हम सरकार को भी सावचेत करते हैं, सचेत करते हैं और हमारा भी ये प्रयत्न रहता है कि संपूर्ण देश में जो वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनके लिए 1999 में पॉलिसी बनी
2007 में उनके लिए एक्ट बना, उनके लिए हेल्पलाइन है, बनी हुई है, लेकिन उनके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी है। उनको कई प्रकार की सुविधाएं पहले मिलती थी, जैसे रेलवे पेंशन उनको मिलता था। तो इन सारी सुविधाओं में अनेक प्रकार की कटौतियाँ हुई है, उसके ऊपर भी कल हम इस मंच से चर्चा करेंगे और सरकार के सामने एक मांग पत्र हम निश्चित रूप से प्रस्तुत करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हमारे आदरणीय खटोट साहब जो हमारे महासचिव हैं, आप उनसे भी विचार लें, ये मेरा निवेदन है। सबसे बड़ी जो समस्या वरिष्ठ नागरिकों की गत कई से मांग चल रही है, रेलवे द्वारा जो पहले सुविधाएं दी जाती थी वह सुविधा वापिस छीन ली गई है, तो आखिरकार किस तरह सुविधा को लागू करने के लिए संगठन के माध्यम से आप ये आवाज उठाएंगे? संगठन के माध्यम से हमने भारत लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला साहब को पर्सनली मिल करके हमने माननीय रेलवे मंत्री को हमने अनेक बार उनको ज्ञापन दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत सरकार जो है इसमें हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है। मतलब ये हमको जो सुविधाएं मिली थी उस समय हमारी सुविधाओं में जो कुछ कमियां थी उसको भी हमने दूर कराने का प्रयास किया। जैसे महिलाओं को 60 की एज के ऊपर 50% मिलती थी, तो उस समय लालू प्रसाद यादव जो भारत के रेल मंत्री थे, हम लोग उनसे मिले तो उन्होंने कहा मैं इनकी 58 के ऊपर जो है वो सारी सुविधाएं मतलब हाफ कर दूंगा। लेकिन आज तो सरकार ने इसको बंद कर दिया कोरोना के काल का नाम लेकर के। इवन आप देखिए कोरोना के समय में जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो पेंशनर्स हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको उनके इंक्रीमेंट्स को जब रोक दिया गया था तो आज उसका भी निपटारा सरकार ने। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के साथ साथ हमने सरकार से निवेदन किया कि जितने भी ज़िले हैं उन सब ज़िलों के अंदर डे केयर सेंटर बनने चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि भीलवाड़ा के अंदर डे केयर सेंटर है, लेकिन राजस्थान के किसी भी कोने में डे केयर सेंटर नहीं है। तो आखिर ये 57% लोग जो अकेले हैं ये जाए तो जाए कहाँ? इनके लिए हेल्पलाइन है 14567। ये हेल्पलाइन रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं चलती, ये केवल मात्र दिन को 8 से 8 बजे तक चलती है। तो जो लोग अकेले हैं वो उस समय रात को किसको पुकारे, किसके पास जाए? तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। जो हमारे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो राजनीति से ऊपर उठ करके वरिष्ठ नागरिकों की तरफ देखें और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके तत्पर रहें। महासचिव जी, आपसे एक सवाल है कि कई जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्होंने अपना पैसा अलग अलग कंपनियों में लगा दिया, कई ऐसी कंपनियां डूब चुकी है, कई कंपनियों को सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन जो पैसा है उनका जमा वह अभी तक नहीं आया, जिसको लेकर काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो आखिरकार संगठन किस तरह की आवाज़ उठाएगा उनके लिए? हम पिछली बार जो हमारा सम्मेलन हुआ था उसमें भी हमने प्रस्ताव पास किया था और कल भी हम प्रस्ताव पास करने वाले हैं। जैसे आदर्श ये हुआ या सहारा हुआ, जिनमें हमारे वरिष्ठ नागरिकों का पैसा फंसा हुआ है, हम सरकार से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसके लिए कि उस पैसे को दिलाया जाए वापस, और जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हम प्रयास करते रहेंगे कि वो पैसा सबका सुरक्षित हो। अब आज की तारीख में वरिष्ठ नागरिकों का जो सम्मान होना चाहिए परिवार में, समाज में, वो नहीं होता। हम चाहते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को एक सम्मान मिले, पूरा सम्मानजनक उनकी ज़िंदगी जिए वो। उनको कुछ जो सरकार ने सुविधाएँ दी थी, बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम 2% ज़्यादा मिलना चाहिए। हर जिले में जीरेटिक वार्ड होना चाहिए जहाँ वरिष्ठ नागरिक जाते ही अपना इलाज करा सके। ऐसी बहुत सारी सुविधाएँ की आवश्यकता है जो हम सरकार से कल मांग करने वाले हैं। हम यहाँ 1000 आदमी आए हैं, 1000 आदमी के हस्ताक्षर करके हम एक मांग पत्र तैयार करेंगे जो हम विभिन्न सरकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजेंगे कि हमारी मांगें स्वीकार की जाए। तो ये थे आज के समाचार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में होने वाली विभिन्न घटनाओं को आप प्रतिदिन राशि में देख सकते हैं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।